हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट समझाऊंगी। इस वीडियो का मेरा एम ये था कि सीपीसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट समझा जाता है, उतना वो है नहीं। इट्स जस्ट दैट इट्स टू वास्ट एंड उसी रीज़न से इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यूबी टू अंडरस्टैंड इट। हाउएवर ये उतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड और प्रैक्टिकल तरीके से समझें। इसको एज अ स्टोरी समझेंगे अगर, तो ये सबके लिए इजी रहेगा समझना। तो आज की वीडियो में मैंने सिविल सूट के बेसिक स्टेजेस समराइज़ करूँगी आप लोगों के लिए। और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जिन भी लोगों को सीपीसी में प्रॉब्लम होती है सिविल सूट के स्टेजेस समझने में, या बेसिक्स जिनके थोड़े क्लियर नहीं हैं, वो लोग ज़रूर अपने जो टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं अब अपना स्टार्ट करती हूँ डिस्कशन, और आप लोग ज़रूर आगे इसमें ऐड ऑन कुछ करना चाहें तो करिएगा। तो बेसिकली सिविल सूट, द टर्म सिविल सूट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर सीपीसी। सीपीसी में कहीं भी सिविल सूट क्या होता है ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है, पर एज अ मैटर ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग सूट को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं दैट सूट इज़ प्रोसीडिंग विच इज़ इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट इन अ प्रॉपर कोर्ट। ये डेफिनेशन कहाँ से निकली है? ये डेफिनेशन निकली है ऑर्डर 4 से। ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 मतलब ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो ये डेफिनेशन तो वहाँ से निकली है। तो जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं वो ऑब्वियसली उनके लिए जो भी प्रोसीजर है वो सीपीसी से गवर्न होगा। और ऐसा नहीं है कि हम गए बस हमने अपनी प्रॉब्लम कोर्ट में बोली और हो गया, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आएगी प्लेंट। प्लेंट क्या होता है? जो प्लेंटिफ होता है मतलब जो पर्सन जिसके फेवर में कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, प्लेंटिफ इन हुज फेवर कॉज ऑफ एक्शन, जिसके भी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वो प्लेंटिफ होगा। और वो जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करेगा अपनी ग्रीवियांसेस के साथ अपना कॉज ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करते हुए, वो होगा प्लेंट। प्लेंट के लिए एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड जो भी लॉ है वो एंटायरली सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में डिस्कस्ड है। ब्रीफली ऑर्डर 4 और ऑर्डर 26 में भी हमें डेफिनेशन इसकी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, पर एक्चुअल में पूरा लॉ 6 और 7 में है कि प्लेंट को कैसे लिखा जाता है, प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए। प्लेंट में अगर हमारा कॉज ऑफ एक्शन ठीक से डिफाइन नहीं होगा तो ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो प्लेंट कभी कभी रिटर्न हो जाता है। रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में फ़र्क है। रिटर्न ऑफ प्लेंट में आप प्लेंट में करेक्शंस करने के लिए आपको कोर्ट टाइम देता है, आपको उतने टाइम में करेक्शंस करने होते हैं। अगर आप करेक्शंस करके नहीं देते, आप मतलब कि प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ करेक्शंस करके नहीं देता है तो सूट डिसमिस हो जाएगा। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में आउटराइटली सूट डिसमिस हो जाता है ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, और वो रीज़न सारे हमारे ऑर्डर 7 रूल 11 में एन्यूमरेटेड है। तो जब हमारी कोर्ट होती है, हमने प्लेंट सबमिट करा तो कोर्ट हमारी प्लेंट चेक करती है कि जो भी उसके सराउंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफ़िल हुई हैं कि नहीं। वंस द कोर्ट इज़ अश्योर्ड कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं, या फिर अगर कोर्ट को पता लगता है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है, कोई एसेंशियल फॉलो नहीं किया हुआ है, कोर्ट ने आपको टाइम दिया वो ठीक करने का, आपने ठीक करके कोर्ट में प्लेंट फिर से दे दी, तो उसके बाद टर्न आती है डिफेंडेंट्स को समन्स भेजने की। समन्स के लिए जो लॉ है वो सेक्शन 27 to 29 एंड ऑर्डर 5 में डिस्कस्ड है। तो समन्स बेसिकली कुछ नहीं होते, सिर्फ नोटिस होते हैं जो डिफेंडेंट को भेजे जाते हैं, और समन्स में डिफेंडेंट को ये इंटीमेट किया जाता है कि आपको इस डेट पे कोर्ट में प्रेजेंट होना है, आपके खिलाफ एक सूट फाइल हुआ है और आपको आके अपना डिफेंस देना है केस में। समन्स का इतना ही पर्पस है। समन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इनकी एसेंशियलिटी इस बात से डिफ़ाइन होती है, ये
प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, हर एक लॉ स्टूडेंट को इनके बारे में पता होता है। तो जो समन्स का कंसेप्ट है ये उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ही एग्जिस्टेंस में है। तो ये आ गया हमारी समन्स की बात। फिर आती है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ का स्टेज। अब अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ में क्या होता है कि जो हमारा प्लेंटिफ होता है वो तो पहले ही कोर्ट के आगे आ चुका होता है अपना प्लेंट देने और अपना चेक वगैरह होने, उसके बाद समन्स इशू करवाता है डिफेंडेंट को कोर्ट के थ्रू। उसके बाद डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को एक डेट पे साथ में बुलाया जाता है और उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। इस डेट पे आइडियली स्पीकिंग जो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट को अपना WS सबमिट करना होता है और आके अपनी डिफेंस वगैरह की आना होता है, इश्यूज़ का सेटलमेंट होना होता है, उसके बाद आगे आर्ग्यूमेंट्स की बात होनी होती है। नाउ इस पूरे सेंटेंस में कीवर्ड था आइडियली। तो CPC प्रोसीजरल है तो प्रैक्टिकली कई प्रोसीजर्स लिखे होते हैं CPC में पर होते नहीं हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, किसी दिन मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी, पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग पे दोनों पार्टीज़ आती हैं, अपना WS डिफेंडेंट सबमिट करता है, इश्यूज सेटल होते हैं और उसके बाद आगे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट को या तो समन्स मिला नहीं या डिफेंडेंट इंटेंशनली अपने समन्स को इग्नोर करता है या कुछ भी ऐसा रीज़न है कि डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आता। तो यूजुअली जजेस 1 या 2 डेट का देखते हैं कि डिफेंडेंट आता है या नहीं। 1 या 2 डेट लगाने के बाद अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो जो जज है, आई मीन द कोर्ट, वो प्लेंटिफ के फेवर में एक्स पार्टे डिक्री पास कर सकती है। एक्स पार्टे डिक्री क्या होती है? पार्टी डिक्री विच इज़ पास्ड विदाउट हियरिंग द डिफेंडेंट। सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब कि सिर्फ प्लेंटिफ की बात सुन के, प्लेंटिफ के आर्ग्यूमेंट्स सुन के ही जो डिक्री पास हो जाए। इस केस में एक्स पार्टे डिक्री पास होने से पहले कभी कभी कोर्ट प्लेंटिफ के एविडेंसेस को भी रिकॉर्ड कर सकती है एंड कभी कभी कोर्ट माइट चूज नॉट टू रिकॉर्ड द एविडेंसेस। सो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन और केस के पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आती है बारी इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स की। तो इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स सिंपली स्पीकिंग वो प्रोसीडिंग्स हैं, एनी प्रोसीडिंग, एनी एप्लीकेशन which is filed while the suit is ongoing, while the suit is in progress and it is an application other than for the execution of a decree। अगर एक सूट में एक एप्लीकेशन फाइल होता है अदर देन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, उसको हम इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग या इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन बोलते हैं। इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स की जो रिजल्ट्स होते हैं या इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस का जो भी डिसीजन कोर्ट देती है वो केस के डायरेक्ट मेरिट्स को कभी इम्पैक्ट नहीं करता। इसका पर्पस होता है कि एक सूट चल रहा होता है तो बीच में कई सारे इंटरवीनिंग इश्यूज या इंटरवीनिंग मैटर्स उठते हैं जिनको डिसाइड किए बिना या तो केस डिसाइड नहीं हो सकता एंड में, या फिर अगर इनको अभी इमीडिएटली डिसाइड नहीं किया गया तो इट विल डू मोर डैमेज देन गुड। फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी इंजंक्शन का एप्लीकेशन हो गया, तो वो एक एग्जाम्पल है, एक बहुत फेमस और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स का। इसके बाद देखिए, तो एक्स पार्टे डिक्री ऑब्वियसली हर केस में नहीं होती। इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स बहुत केसेस में होती हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पर कई केसेस में नहीं भी होती हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को ये चार्ट बनाया हुआ है पूरे 2 पेज पे, ये एक जनरल फ्लो है और मेन चीज़ें कवर हुई हैं इसमें। मैं ये जस्ट इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि किसी को ना लगे कि एक्स पार्टे के बाद इंटरलोक्यूटरी, इसलिए। तो जब हमारी WS मतलब रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? प्लेंट का रिप्लाई, जो प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट फाइल की थी उसका डिफेंडेंट जो डॉक्यूमेंट्री रिप्लाई देगा वो होगा WS के साथ साथ और प्लेंट के साथ साथ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट्स हो गए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं,
सपोज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सूट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या अगर रेंट से रिलेटेड सूट है तो रेंट स्लिप्स एक्सेट्रा, बैंक स्टेटमेंट्स, वॉट आगे जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो अटैच होते हैं। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन क्या होता है कि कुछ सिविल केसेस में सपोज़ हिंदी में जिसे हम छापामारी कह रहे हैं, या किसी वेन्यू पे जाके कुछ सीज़ करना है, तो इस या कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास है उसको इंस्पेक्ट करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए जो लॉ है वो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर 11 में लेड डाउन है। अब बात आती है एडमिशन की। एडमिशन अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पर ब्रीफली स्पीकिंग एडमिशन मीन्स दोज फैक्ट्स विच आर एडमिटेड बाय अ पार्टी। सपोज प्लेंटिफ ने कुछ अपना प्लेंट फाइल करा और उसने कुछ एलिगेशंस लगाए डिफेंडेंट के अगेंस्ट। डिफेंडेंट उनका रिप्लाई देगा WS मतलब रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। अब रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की कही कुछ बातें एडमिट कर ली। अब जो उसने बातें एडमिट की वो उनको इम्प्लाइडली भी एडमिट कर सकता है या एक्सप्लिसिटली भी एडमिट कर सकता है। इन आइदर केसेस उन चीज़ों पे आगे इश्यूज फ्रेम नहीं होंगे, मतलब उन चीज़ों पे आगे कोर्ट डेलिब्रेट नहीं करेगी उन एस्पेक्ट्स पे, और वो उनका स्टेटस को मेंटेन रहेगा। सपोज़ अगर ए ने बोला कि एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है, रिटन स्टेटमेंट में बी ये बोलता है कि येस आई हैव ऑल्सो ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, तो ए का जो एलिगेशन था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगेंस्ट बी ने वो अपनी WS में एडमिट कर लिया। तो जब उसने एडमिट कर लिया, एंड सेंस सिविल सूट है, प्राइवेट मैटर है, तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी एंड ये बात एस्टैब्लिश हो जाएगी, इसके रेफरेंस में कोई एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एडमिशन्स अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जिन जिन फैक्ट्स पे कोई पार्टी एडमिट नहीं करती और जिन फैक्ट्स पे द कंट्रोवर्सी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, उन पे कोर्ट इश्यूज बनाएगी। इश्यूज एज इन क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड बाय बी, वेदर परमानेंट इंजंक्शन शुड बी ग्रांटेड इन द फॉलोइंग मैटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस जो एक केस में रेज होते हैं जिन पे एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट होता है। whether A is a co-partner, whether XYZ is entitled to share in this partition, whether illegitimate son is entitled to share in his father's ancestral property। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रेज होते हैं उनको हम इश्यूज कहते हैं, और इनके रिलेटेड जो भी डिटेल लॉ है वो ऑर्डर 14 में लेड डाउन है। अब जब हमारे इश्यूज फ्रेम हो गए तो अब इश्यूज से रिलेटेड दोनों पार्टीज़ अपने एविडेंसेस देंगे। अब एविडेंसेस में हमारे जो पहले हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की थी वो होंगे, या फिर जो विटनेसेस हैं वो होंगे। तो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी, पर विटनेसेस को पता कैसे लगेगा उन्हें कोर्ट आना है, तो इसके लिए विटनेसेस को समन्स भेजे जाएंगे, फिर वो लोग कोर्ट आएंगे, वो लोग स्टेटमेंट देंगे। इसके रिस्पेक्ट में जो लॉ है वो ऑर्डर 16 में लेट डाउन है। आगे बढ़ के उनको बुलाने का जो प्रोसेस है वो ऑर्डर 16 में है। उनके एग्जामिनेशन को रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो ऑर्डर 18 में है, और कुछ डिटेल्स हमारी कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन एक्सेट्रा से डिटेल्स हमारी एविडेंस एक्ट, अभी एविडेंस एक्ट रिपीट हो चुका है, और BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इससे हिसाब से क्रॉस एग्जामिनेशन एक्सेट्रा होता है। तो ये दोनों लॉज मतलब CPC और BSA ये हमें साथ में पढ़ने होंगे। अब जब हमारे सारे एविडेंसेस आ गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, हमारे विटनेसेस ने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी, इसके बाद बात आती है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की। अब अवेलेबल सेट ऑफ एविडेंसेस एक्सेट्रा के बेसिस पे जो काउंसिल्स होंगे पार्टीज़ के, वो आके लीगल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे जजमेंट पास होगा। जजमेंट के लिए एज आई हैव स्टेटेड द लॉ इज़ अंडर सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20। तो जजमेंट तो ऑब्वियसली सब हमारी कोर्ट्स होती है, जजमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉ, पर कभी कभी जो पार्टीज़ होती हैं, रादर मोस्टली कोई ना कोई पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम इन अ पर्टिकुलर केस, तो उस केस में वो अपील में जा सकते हैं हायर कोर्ट में।
रिव्यू पिटिशन फाइल हो सकती है, रिवीजन हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है। अपील तो हो गई हायर कोर्ट में, और रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस। रिव्यू हो गया, एग्जिस्टिंग रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस जो तीनों हैं ये आपस में ही अलग टॉपिक हैं। रेफरेंस ब्रीफली स्पीकिंग, जब अब हायर कोर्ट्स को कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ लोअर कोर्ट में ऐसा आया है जिसके सब्जेक्ट में जो लोअर कोर्ट है वो नहीं डिसाइड कर पा रही है, तो लोअर कोर्ट हायर कोर्ट से इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए रेफरेंस फाइल करती है, और जब तक हायर कोर्ट रेफरेंस डिसाइड नहीं करती तब तक लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हॉल्ट पे रहती हैं। तो ये हो गया रेफरेंस। तो रिव्यू और रिवीजन एज द नेम सजेस्ट, या जजमेंट को रिव्यू करना, जजमेंट को रिवाइज करना, इसके रिलेटेड है। टेक्निकलिटीज़ बहुत है इन दोनों में, उनको हम अलग वीडियो में, या मैं इन पे शॉर्ट्स बनाऊंगी मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है, अब क्या हुआ, सूट हो गया, उसके बाद हमारा सारी ये प्रोसीडिंग्स हो गई और हमारा अल्टीमेटली जजमेंट भी आ गया, और जजमेंट अब अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बाद फाइनल हो भी गया। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। अब होता क्या है कि मोस्टली जो जजमेंट डेटर होता है, जजमेंट डेटर एज इन जिसके अगेंस्ट में डिक्री या जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है, वो बंदा अभी भी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना नहीं चाहेगा। बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो इस बेसिक ह्यूमन नेचर की वजह से एक कंसेप्ट आता है सिविल लॉ में, एग्जीक्यूशन। इसमें जो कोर्ट है वो इंश्योर करती है कि जो जजमेंट आया है एक पार्टी के फेवर में वो एनफोर्स हो। सपोज़ अगर किसी ने पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस किया था किसी पे, और उसके फेवर में डिक्री या फिर जजमेंट आ जाता है, तो वो पर्सन अपने जजमेंट या डिक्री को एप्लीकेशन के साथ फाइल करेगा कोर्ट में, और वो कोर्ट है, वो कोर्ट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी जो वो उस जजमेंट या डिक्री में जिसके लिए एंटाइटल्ड है, जिसका उस पर राइट है, उसको वो दिलवाए। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, रीज़न बीइंग एग्जीक्यूशन कई बार डिक्री भी एक पर्सन के फेवर में होती है, पर जो एग्जीक्यूशन होता है उसको हॉल्ट किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। एग्जीक्यूशन का मेनली लॉ ऑर्डर 21 और सेक्शंस 36 से 74 के बीच में है। एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑर्डर 21 लॉन्गेस्ट ऑर्डर है सीपीसी का, इसमें अबव 100 रूल्स हैं। चलिए, तो आज की मेरी वीडियो ख़त्म होती है, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, मेरा चैनल शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।